और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसने तैयार किया है गिद्ध प्लान। जी हां, आज हम आपको बताएंगे योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान क्या है। ये गिद्ध कौन है योगी के खिलाफ। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान की तस्वीरें। ये प्रयागराज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम तट की तस्वीरें, यहां से वहां तक फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। पूरे देश में हल्ला है, पूरी दुनिया में अब हल्ला शुरू हो गया है। हर पॉलिटिकल लीडर इन तस्वीरों को शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हैं, ट्विटर पर ये तस्वीरें हैं, फेसबुक पर ये तस्वीरें हैं और योगी पर निशाना साधा जा रहा है। यही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गिद्ध प्लान कि प्रयागराज की इन तस्वीरों को जितना आप सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, गा सकते हैं, उतना इसको सार्वजनिक कीजिए, उतना इसे साझा कीजिए। यूट्यूब पर आपको नजर आएगा, फेसबुक पर नजर आएगा, ट्विटर पर नजर आएगा। बड़े बड़े पत्रकार इसे साझा कर कर योगी पर निशाना साध रहे हैं। बेशक निशाना साधना चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। इन तस्वीरों को साझा करने वालों की मंशा खराब है। देखिए जरा प्रयागराज की तस्वीरें, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ लाशें नजर आएंगी। ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं और योगी पर निशाना साधा जा रहा है कि योगी के राज में जहां देखिए लाशें ही लाशों का अंबार है। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे लीडर्स के अलावा बाकायदा सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग इन्हें साझा कर रहे हैं कि प्रयागराज में सिर्फ लाशें नजर आ रही हैं, सिर्फ कफन नजर आ रहे हैं। ये हालत क्या प्रयागराज के तट की है। आज इसे हम बेनकाब करने वाले हैं कि ये गिद्ध प्लान किसका है, योगी के खिलाफ ये गिद्ध प्लान किसका है, कौन इन लाशों पर चढ़कर योगी को गिराना चाहता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए जरा, जहां तक नजर जा रही है, बार बार कहा जा रहा है ये लाशें आखिर प्रयागराज में कैसे आ गई, क्या ये कोरोना की लाशें। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या ये लाशें जिनको दिख रही हैं उन्हें ये लाशें दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। लाइन से लाशों का अंबार लगा था। क्या इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर आपने देखा है? क्या इन तस्वीरों को आपने किसी ट्विटर पर देखा है? क्या इन तस्वीरों को किसी आपने अखबार या विदेशी अखबार पर देखा है? इन तस्वीरों के अलावा आइए आपको दिखाता हूं दिल्ली की तस्वीरें, रांची की तस्वीरें। मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली की तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में भी यही आलम था। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तहां आपको नजर आएगा कि लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें देखी कि आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। रांची की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रांची की तस्वीर देखिए, रांची में भी शमशान में जगह नहीं थी, वो तस्वीरें भी आई, हालत ऐसी हो गई थी। लेकिन इन तस्वीरों को किसी ने साझा किया। क्या इन तस्वीरों को साझा करके कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कहां हैं? यह भी मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन सवाल यही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इन तस्वीरों को कौन साझा कर रहा है। देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को साझा करने का प्लान क्या है? इनको साझा करने का प्लान योगी के खिलाफ है। योगी की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, दरअसल इन्हें साझा करने का वजह थी योगी को गिराना। इन तस्वीरों को जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर साझा किया जाए, योगी को उतना ज्यादा गिराया जा सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी, सबसे पहले राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी को रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की तस्वीरें नहीं दिखी, राहुल गांधी को झारखंड की तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन योगी के राज पर राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं इन तस्वीरों पर देखिए। गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। सीधे सीधे योगी और मोदी पर सवाल उठा रहे हैं इन तस्वीरों पर। इन तस्वीरों की हकीकत भी आपको बताऊंगा मैं। राहुल गांधी का ट्वीट ये, राहुल के अलावा प्रियंका गांधी क्या ट्वीट कर रही हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही हैं। प्रियंका का ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो अमानवीय है। प्रियंका लिख रही हैं, सरकार छवि बचाने के चक्कर में, जबकि आम लोग बेहद परेशान हैं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ये लिख रही हैं। लेकिन न सिर्फ प्रियंका, बल्कि आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, क्यों योगी
के ऊपर सब निशाना साध रहे हैं। इन तस्वीरों की हकीकत बताऊंगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ये नेता दरअसल सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अखिलेश क्या लिख रहे हैं? गंगा में तैरते शव महज आंकड़ा नहीं है। यानी अखिलेश भी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों की तरफ। वो लिख रहे हैं ये किसी के पिता, माता, भाई और बहनें हैं। अखिलेश ये लिख रहे हैं इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 13 मई का अखिलेश का ट्वीट है, सरकार पूरी तरह से असफल है। योगी पर निशाना साध रहे थे अखिलेश, लेकिन सवाल यह है कि लाशों का सच क्या है। आप जानेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे योगी के खिलाफ यह गिद्ध प्लान है। इन लाशों का सच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कौन बताएगा? एक पुरोहित, 40 साल से इस तट पर जो पुरोहित था, 40 साल से वो देख रहा है कि ये लाशें कहां से आ रही हैं, कौन लेकर आता है। ये पहली बार कोरोना के वक्त में लाशें नहीं दफनाई गई, संगम तट पर ये लाशें पहले भी थी। 40 साल से वहां मौजूद पुरोहित क्या कह रहा है उसे सुनिए। उसे सुनेंगे तो इन सारे नेताओं के चेहरों से नकाब उतर जाएगा और इनका गिद्ध प्लान क्या है यह सामने आ जाएगा। जरा सुनिए संगम पर रहने वाला पुरोहित क्या कह रहा है। मैं पंडित जयदार मिश्रा यहाँ का पुरोहित हूँ और मैं 40 साल से यहाँ से पुरोहित का काम करता हूँ। और ये जो बड़ी गाड़ी जा रही हैं ये हमेशा गाड़ी जाती थी। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, जो कि वो अपने धर्म को मानते हुए गाड़ देते हैं, कुछ गरीबी के नाते से गाड़ देते हैं। तो पुरोहित क्या कह रहा है? पुरोहित कह रहा है 40 साल से मैं देख रहा हूं दूसरी जगहों पर आकर लोग यहां लाशें दफनाते हैं, जो दफनाने आ रहे हैं उनको भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद और पुरोहित को सुनने के बाद वो सारे लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, जो प्रयागराज में ही डटे हुए हैं, वहीं लेटे हुए हैं और ये तस्वीरें साझा कर करके सिर्फ योगी पर निशाना साध रहे हैं और बार बार कह रहे हैं सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। 40 साल से वहां रहने वाला पुरोहित क्या कह रहा है उसे फिर से सुनिए। मैं पंडित जयदार मिश्रा यहाँ का पुरोहित हूँ और मैं 40 साल से यहाँ से पुरोहित का काम करता हूँ। और ये जो बड़ी गाड़ी जा रही हैं ये हमेशा गाड़ी जाती थी। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, जो कि वो अपने धर्म को मानते हुए गाड़ देते हैं, कुछ गरीबी के नाते से गाड़ देते हैं। तो आपने सुन लिया, पुरोहित कह रहा है ये हमेशा से यहां गाड़ी जा रही है, कोई नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन सिर्फ योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान है ये कि बार बार योगी के खिलाफ, योगी को बदनाम करो। ये अब तक देश में हो रहा था और अब देखिए साजिश विदेशी योगी के साथ जोड़ दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है ये आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, इन तस्वीरों को साझा करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है 6 शहरों में 1000 लाशें, योगी को टारगेट करते हुए 6 शहरों में 1000 लाशें। विदेशी मीडिया लिखना शुरू कर चुका है योगी के खिलाफ। प्रयागराज में सैकड़ों शव हैं, विदेशी मीडिया को सिर्फ प्रयागराज दिखाई दे रहा है क्योंकि योगी वहां है। संख्या ज्यादा हो सकती है, वो कह रहा है सैकड़ों शव है लेकिन उससे ज्यादा संख्या हो सकती है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। लेकिन जांच नहीं होगी, योगी पर सवाल उठा रहा है। सोचिए ये सब कुछ जानबूझकर और साजिशन हो रहा है। सवाल ये, आइए अब आपको दिखाता हूं, न सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट बल्कि स्काई न्यूज, विदेशी न्यूज स्काई न्यूज क्या लिख रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए स्काई न्यूज का पोर्टल है, स्काई न्यूज ने वो तस्वीरें साझा की हैं। देखिए ये गंगा की तस्वीरें, संगम तट की तस्वीरें साझा की हैं और फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाएं, योगी पर कैसे इंटरनेशनल साजिश हो रही है। भारत में गंगा नदी किनारे कोरोना से सामूहिक कब्र, ये योगी के खिलाफ बाकायदा साजिश में शामिल है। ये योगी के खिलाफ दरअसल इंटरनेशनल साजिश है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए फिर से मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों की हकीकत मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं। पुरोहित को सुन लिया, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जो लोग दफनाने आते हैं, जो लोग यहां इन लाशों को दफना गए हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये पहली बार नहीं हो रहा है लेकिन ये इससे पहले भी होता रहा, सुनिए जरा। मधुपुर के रहने वाले हैं, मधुपुर जौनपुर के, और हमारी ये माता जी हैं, हम 30 साल के हैं। ये हमारी माता जी 75 साल की हैं, जिनकी हार्ट की वजह से मृत्यु हो गई, जिनको दफन करने के लिए हम यहाँ इलाहाबाद में लाए हुए हैं और जो भी कर्मठ होता है वो हमने कर दिया है। हम लोग घर जा रहे हैं। बौद्ध धर्म। तो ये आपने देखा, जो शख्स वहां दफनाने आ रहा है वो भी कह रहा है बौद्ध धर्म के हैं, हम यहां आए दफनाने के लिए। वो साफ साफ कह रहा है कि उसे कोई
पैसों की कमी नहीं है, वो अंतिम संस्कार दूसरे तरीके से भी लकड़ी खरीद कर भी कर सकता है, लेकिन दरअसल उसे संगम तट पर दफनाना था, गंगा किनारे, इसलिए वहां पहुंचा है। आइए अब आपको दिखाता हूं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं 24 घंटों में अलग अलग राज्यों में जो मौतें हुई हैं वो आंकड़े हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में 163 मौतें हुई हैं, कर्नाटक में 588, केरल में 177 और दिल्ली में 156। यह दिखाने का मकसद यह है आपको कि देखिए जरा कि सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। 163 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जहां 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वहां मौतें कितनी है 163, और जहां दिल्ली में 3 करोड़ आबादी है वहां मौतें कितनी है 156। अब सोचिए मौतें उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूसरे राज्यों में हो रही हैं, लेकिन तस्वीर सिर्फ प्रयागराज की साझा की जा रही है जानबूझकर। आइए एक और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे, एक और तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तो सिर्फ 24 घंटे का मैंने आपको दिखाया। अब जरा कोरोना काल की तस्वीर देख लीजिए। कोरोना में किस राज्य में कितनी मौतें हुई हैं। कहा जा रहा है योगी के राज्य में सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हो रही हैं। 24 घंटे का दिखा दिया, अब पूरे कोरोना का देखिए। उत्तर प्रदेश में 19,362 मौतें, महाराष्ट्र में 89,212 मौतें, दिल्ली 23,409 मौतें, कर्नाटक 25,811। अब बताइए सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई हैं और सबसे कम मौतें कहां हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? बेशक योगी की आलोचना करिए, लेकिन एजेंडा नहीं होना चाहिए। जानबूझकर चुनकर सिलेक्ट करके यह एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसी को बेनकाब करने का मकसद है, वही मैं आपको दिखाने चाह रहा था। आइए आपको बताते हैं कि खुद प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, इस पर जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। तो प्रियंका फिक्रमंद है, होना भी चाहिए राजनेता होने के नाते, लेकिन यही फिक्र छत्तीसगढ़ के लिए भी होनी चाहिए, यही फिक्र झारखंड के लिए भी, यही फिक्र राजस्थान और पंजाब के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ तस्वीर एक ही साझा की जाएगी। यह क्यों किया जा रहा है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देख लीजिए योगी के खिलाफ इस गिद्ध प्लान की वजह क्या है। आपको बताते हैं योगी के खिलाफ गिद्ध प्लान की असली वजह। दरअसल अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और प्रयागराज की तस्वीरों को देखकर देश से लेकर विदेशी मीडिया में दिखाने का खेल चल रहा है। दरअसल योगी सरकार को फेल साबित करने की कोशिश है। इसमें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों के साथ ही विदेशी मीडिया भी शामिल हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना ने कोहराम मचाया, इसमें सभी राज्य शुमार हैं, लेकिन सुर्खियां उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को मिलने की वजह एक सोची समझी साजिश है। इसमें योगी सरकार के कामकाज को खराब बताने की कोशिश है, जबकि सीएम योगी खुद कोरोना के खिलाफ जंग में हर दिन मोर्चे पर हैं और हर दिन योगी राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। इसकी वजह से अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से नीचे पहुंच चुकी है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 2% के करीब है। और लेकिन प्रयागराज की तस्वीरों को बार बार दिखाया जा रहा है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था कि योगी सरकार को बदनाम किया जा सके और फिर 2022 के चुनाव में इन शवों पर सियासी रोटियां सेकी जा सकें। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और इतना ही नहीं, अयोध्या, मथुरा और काशी में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि यही वक्त है, लाशों पर जितना सियासत कर सकते हो, लाशों पर कदम रख के योगी को गिरा सकते हो तो गिरा दो। इसलिए इन तस्वीरों को न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी फैलाओ, और इतना फैलाओ कि योगी और मोदी को हरा सको। यही है लाशों पर विपक्ष का गेम प्लान। यह सिर्फ योगी के लिए नहीं है, यह सिर्फ योगी के लिए नहीं है, यही गेम प्लान मोदी के लिए भी है। आइए वही आपको दिखाने जा रहा हूं। ये टाइम मैगजीन की तस्वीर है, इस पर देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए। टाइम मैगजीन, विदेशी मैगजीन, इस तस्वीर को साझा करके सीधे सीधे मोदी पर सवाल उठा रही है कि मोदी हार गए, उनका सीधा टारगेट मोदी है। देखिए जरा, या तो योगी टारगेट है या मोदी टारगेट है। यह इसलिए है क्योंकि मोदी को हराना है या योगी को हराना है। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन एजेंडे के साथ
चुन चुन कर होना। आप सोचिए, सिर्फ योगी टारगेट क्यों है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं? मौतें तो दूसरे राज्यों में भी ज्यादा हो रही हैं, सिर्फ मोदी टारगेट क्यों है? दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी जाने गई। आइए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं। विदेशी मीडिया जैसे योगी को टारगेट कर रही थी, वैसे ही विदेशी मीडिया मोदी को टारगेट कर रही। यह आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि क्या क्या लिख रहे हैं। टाइम मैगजीन ने देखिए मोदी के खिलाफ क्या लिखा, यह नर्क है। यानी विदेशी मीडिया मोदी को टारगेट कर रही है या योगी को, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री या तो है नहीं। द ऑस्ट्रेलियन लिख रहा है, भीड़ से प्यार करने वाला, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं दिखाऊं और कौन सा अखबार क्या लिख रहा है। द गार्डियन लिख रहा है, अति आत्मविश्वास से बिगड़े हालात, यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, मौतों की गिनती में गड़बड़ी की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा और भी दूसरे पोर्टल हैं, दूसरे अंग्रेजी अखबार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। तो ये जो गिद्ध प्लान था, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। खुद प्रयागराज के रहने वाले लोगों ने ही फ्लॉप कर दिया है कि आखिर इन लाशों को साझा करने के पीछे वजह क्या। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये भारत की बात है। मैं अगली बड़ी खबर जो आज की है कि सियासी पाखंड आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं, जैसे गिद्ध प्लान बेनकाब किया। कैसे, देखिए जरा। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीरें, वो कुंभ की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें कुंभ की थी। इन तस्वीरों के आने के बाद पूरे देश में माहौल बनाया गया कि यही कोरोना फैला रही है, यही कोरोना फैलाने के पीछे वजह है, यही सुपर स्प्रेडर है। ये कोरोना फैलाने की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, सब जगह साझा की गई। लेकिन ये कुंभ की तस्वीरें, ये कहना है नेताओं का कि इन्होंने कोरोना फैलाया, लेकिन ये तस्वीरें कोरोना नहीं फैला रही उन नेताओं के लिए। ये किसान जो हिसार पहुंचे कल, ये तस्वीरें, किसी ने मास्क नहीं लगाया, ये तस्वीरें कोरोना नहीं फैला रही हैं, ये भीड़ कोरोना नहीं फैला रही है। ये नेताओं के लिए जो पार्टियां इनको समर्थन कर रही है, ये कोरोना के स्प्रेडर नहीं है, सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर कौन है? वो है जिसका ताल्लुक सनातन से है, जिसका ताल्लुक हिंदुओं से है। कुंभ में कोरोना फैल रहा है। ये देखिए, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब कोरोना फैलाने के लिए आए हैं, ऐसा कहना है नेताओं का, ऐसा कहना है अलग अलग विदेशी मीडिया का। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं सब बताऊंगा। ये दरअसल इनका कहना है ये सुपर स्प्रेडर साबित हुए, इन्होंने कुंभ फैलाया, इन्होंने कोरोना फैलाया। लेकिन किसानों की जो भीड़ है, इसका कोरोना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जरा, ये कल की तस्वीरें हैं। हिसार में इतनी भीड़ थी और कल 26 तारीख को प्रोटेस्ट है। 26 तारीख को कल किसानों का प्रोटेस्ट है, इससे ज्यादा भीड़ होगी। कुंभ सबको दिख रहा था कि ये कोरोना फैला रहा है, लेकिन ये भीड़ कोरोना नहीं फैला रही। आखिर ये दोगलापन, यही पाखंड है, और इसी पाखंड को आज मैं बेनकाब करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, विदेशी एजेंडा मैं बेनकाब करने वाला हूं, देश के खिलाफ और कुंभ के खिलाफ। यह है आपके सामने विदेशी एजेंडा। कि किसानों के बारे में क्या कहा ये मैं आपको बताऊं। पहले देखिए विदेशी एजेंडा कि बीबीसी कुंभ के बारे में क्या कह रहा था। कुंभ के खिलाफ विदेशी एजेंडा यह है कि बीबीसी कुंभ को कह रहा था कोरोना का सुपर स्प्रेडर है, यानी कोरोना कुंभ से फैला। अल जजीरा कह रहा था कोरोना कुंभ से फैला, सुपर स्प्रेडर है कुंभ। अल जजीरा के अलावा द लैंसेट कह रहा था कि कोरोना की फैलने की वजह दरअसल कुंभ है। अखाड़े से साधु संत आए, कुंभ में आए और उसके बाद यहां से चले गए, और जहां जहां तक गए वहां कोरोना फैल गया। इसके अलावा देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि ये अभियान अवसर है, यानी उनका कहने का मतलब यह था कि ये हिंदुत्व का प्रचार है। ये विदेशी मीडिया कह रहा था कुंभ के बारे में। आइए मैं आपको बताऊंगा कि ये कुंभ पर विदेशी मीडिया क्या कह रहा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विदेशी मीडिया क्या कह रहा था कुंभ पर। अब सुनिए विदेशी मीडिया क्या कह रहा है किसानों के आंदोलन पर। अभी पोल खुलने वाली है। ये देखिए, कुंभ पर तो सुपर स्प्रेडर और किसानों पर विदेशी मीडिया। यही बीबीसी कुंभ को कह रहा था सुपर स्प्रेडर, किसानों की भीड़ पर क्या कह रहा है, किलेबंदी की तरह युद्ध। यानी किसानों ने, ये आंदोलन जीवियों ने जो भीड़ लगाई, ये किलेबंदी की तरह युद्ध है, और कुंभ सुपर स्प्रेडर है। यही विदेशी मीडिया देखिए जरा, भारत का खुद के साथ युद्ध, यानी दूसरे जो अखबार है विदेश के वो भी इसे कह रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट का मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत का खुद के साथ युद्ध, और कुंभ क्या था, सुपर स्प्रेडर है। इसके अलावा साइंटिफिक अमेरिकन क्या कह रहा है, खेतों से मोदी को सबसे बड़ी चुनौती।
यानी ये भीड़ जो है ये मोदी के लिए चुनौती है और कुंभ की जो भीड़ है ये कोरोना फैलाने वाली है। ये इनका जो दोगलापन और पाखंड है वो मैं आपको बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अखबार नहीं, इनको देखिए जरा। ये है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है रेहाना, सिंगर है और ये एक्ट्रेस है। रेहाना का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रेहाना भी किसानों के हक में कूद पड़ी। कुंभ में कोरोना उनको दिख रहा है, लेकिन किसानों पर क्या कह रही है रेहाना, आइए मैं आपको दिखाता हूं। रेहाना क्या ट्वीट कर रही है किसानों के हक में। सोचिए रेहाना का क्या ताल्लुक है किसानों से, लेकिन रेहाना ट्वीट कर रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। रेहाना क्या लिख रही है? रेहाना लिख रही है, इस बारे में बात क्यों नहीं करते, यानी किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस बारे में बात क्यों नहीं करते। रेहाना खुद दूर 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान के किसानों पर बात कर रही है। सिर्फ रेहाना नहीं, एक और दिखाता हूं आपको, ग्रेटा थनबर्ग को देखिए। ग्रेटा थनबर्ग की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इनको हिंदुस्तान से न 3 न 13 पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों पर बोल रही हैं। ग्रेटा क्या कह रही है, ट्वीट जरा इनका दिखाइए। ग्रेटा कह रही है हिंदुस्तान के किसानों के लिए क्या कुछ कह रही है। ग्रेटा किसानों के हक में आवाज उठा रही है, जैसे इससे पहले रेहाना उठा रही थी। ग्रेटा का कहना है कि किसानों के बारे में फिक्रमंद आखिर ग्रेटा क्यों हो रही है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कुंभ पर हमला हो रहा है, कुंभ पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हक में, इसी भीड़ के हक में क्यों खड़े हैं, यह आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा ग्रेटा क्या लिख रही है। ग्रेटा का लिखना ये, ग्रेटा का कहना यह है कि आखिर किसानों पर बात क्यों नहीं हो रही है, किसानों पर बात कौन करेगा, वो ये कह रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। विदेशों से तो ट्वीट आए इस तरह के, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है, इसी हक में ट्वीट कर रहे थे राहुल गांधी सोचिए रैलियों के खिलाफ है, रैली के खिलाफ राहुल गांधी, इस भीड़ के खिलाफ है राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस भीड़ के खिलाफ है, लेकिन किसानों को समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है भीड़ नहीं लगानी चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट अगर मैं जल्दी से दिखाऊं, कोविड संकट को देखते हुए बंगाल की रैलियां रद्द करने का निर्णय ले लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि इस समय रैलियों से कितना खतरा है, यह कहना था राहुल गांधी का। सोचिए यह स्थिति पैदा हुई कि राहुल गांधी को रैलियों से दिक्कत थी, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों की भीड़ को समर्थन किया है। प्रियंका गांधी बार बार किसानों से कहती रही, आइए 10 महीने नहीं 100 महीने हमें बैठना पड़े तो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यहां क्या कुंभ नहीं फैल रहा है। सुनिए जरा प्रियंका को। मत हारिए, सिर्फ 100 दिन निकले हैं, चाहे 100 महीने हो जाएं, चाहे 100 हफ्ते हो, चाहे 100 महीने हो, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ। जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके संघर्ष में आपके से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। अब आपने सुना, प्रियंका को सुन लिया आपने, किसानों के साथ खड़ी थी, महापंचायतों में जा रही थी, लेकिन दिल्ली में आदेश क्या जारी हुआ कुंभ के खिलाफ। किसानों को तो वेलकम है, स्वागत है, कुंभ के खिलाफ देखिए दिल्ली का आदेश। कुंभ के खिलाफ आदेश था कि कुंभ से लौटने वालों से जानकारी मांगी गई। बताइए कौन कौन है जो कुंभ से लौट रहे हैं। किसानों से तो नहीं पूछा गया कौन कौन लौट रहे हैं। 14 दिन क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया, यानी अगर कुंभ से लौटेंगे तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। किसानों से तो नहीं कहा गया कि आप सिंगू बॉर्डर से लौटेंगे या वापस जाएंगे तो क्वारंटीन होंगे। जानकारी ना देने वालों को बाकायदा चेतावनी दी गई। यह सिर्फ कुंभ वालों के लिए था। आइए अब आपको बताते हैं कुंभ वालों के लिए यह आदेश, लेकिन किसानों के लिए दिल्ली सरकार क्या आदेश दे रही, वो भी सुनिए जरा। किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। सुन लिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये सारे सियासी नेता एक साथ इसी भीड़ में जाकर शामिल हो रहे थे, वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, खुद केजरीवाल पहुंचे, न सिर्फ केजरीवाल, सिसोदिया पहुंचे थे इसी भीड़ में। ये देखिए मैं और तस्वीरें दिखा रहा हूं। कनिमोई पहुंची थी,
किसानों के बीच में सारे सियासी नेता पहुंच रहे थे, यानी रोज ये देखिए हरसिमरत कौर पहुंची, ये सारे नेता पहुंच रहे थे किसानों की भीड़ के सामने, किसानों के साथ बता रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन आपको दिखाएं कुंभ के खिलाफ कैसे थे। ये किसानों के साथ थे, कुंभ के खिलाफ सामना। कुंभ के खिलाफ क्या लिख रहा था कि समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया होता, वक्त पर सामना में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया होता तो देश के हालात ऐसे नहीं होते, लोगों के मरने की नौबत नहीं आती। बंगाल रैलियों को लेकर भी हमला बोला। सवाल यह है कि कुंभ से दिक्कत थी, कुंभ से दिक्कत थी, भीड़ से दिक्कत थी, तो आखिर किसानों की इस भीड़ से दिक्कत क्यों नहीं थी? राहुल गांधी को सुनिए जरा। राहुल गांधी भी खुद आ गए हैं किसानों के साथ। राहुल गांधी भी है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन कुंभ पर सामना में लिखा गया कि दिक्कत है, लेकिन किसानों के साथ हैं। कुंभ की भीड़ के खिलाफ हैं, लेकिन किसानों की भीड़ के साथ हैं। देखिए जरा, सुनिए जरा। जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए, हरियाणा। लेकिन इस दरमियान सोचिए, कुंभ पर सवाल उठा रहे थे लोग, लेकिन किसान वाली भीड़ के साथ खड़े थे। यह पाखंड तो बेनकाब हो गया पूरी तरह से। भीड़ अगर गलत है तो दोनों गलत हैं, और अगर सही है एक के साथ आप खड़े तो आपको दूसरे के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस दरमियान प्रधानमंत्री खुद ही अपील कर रहे थे कि कुंभ को किसी तरह सांकेतिक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देखिए। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया कि मैंने प्रार्थना की है, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने खुद अवधेशानंद गिरी से बात की कि इस कुंभ को सांकेतिक कर दिया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं। अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री से बात करने के बाद मान लिया, यानी कुंभ तो सांकेतिक हो सकता है, लेकिन किसानों की भीड़ सांकेतिक नहीं हो सकती है। कुंभ पर तो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन, इस भीड़ पर सवाल उठाने पर सियासत चुप हो जाती है, क्योंकि यहां वोट बैंक का सवाल है। सुनिए जरा अवधेशानंद गिरी ने क्या कहा प्रधानमंत्री से बात करने के बाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मेरा, हम सब संतों का ऐसा भी आह्वान है कि अब आने वाला स्नान प्रतीकात्मक हो, सांकेतिक हो, और धर्म यही कहता है कि पहले प्राणों की रक्षा की जाए, दूसरे के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। मानवीय संपदा, मानवीय जो जीवन है वो सबसे अमूल्य संपदा है, तो मानव जीवन की रक्षा होनी चाहिए, अन्य प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार किसानों से, प्रधानमंत्री ने सोचिए कुंभ में साधु संतों से कहा इसे सांकेतिक कर दीजिए तो वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री बार बार किसानों से कहते रहे इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए, कोरोना की वजह से खत्म कर दीजिए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। सुनिए सर। किसान यहां से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा। कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। तो सोचिए, ये जो बात, ये जो सियासी पाखंड है, ये ऐसा ही नहीं कहा जा रहा और किया जा रहा। दरअसल इसके पीछे है वो टूल किट जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। दिखाइए जरा, टूल किट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो टूल किट है, कुंभ को कोरोना से जोड़ो। ये साजिशन हुआ है, कुंभ को कोरोना से जोड़ा गया, ये ऐसा ही नहीं हुआ है। कुंभ को कोरोना से जोड़ा गया, इसीलिए कुंभ के साथ कोई नहीं खड़ा था और किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वहां वोट दिखाई दे रहे हैं। पार्टियां आपको दिखाने जा रहे हैं कौन कौन सी पार्टियों ने इस किसानों की भीड़ को समर्थन किया है। अब कोरोना से डर नहीं लगता है। कांग्रेस का साथ किसानों के साथ है, शिवसेना का साथ किसानों के साथ है, और आम आदमी पार्टी किसानों को समर्थन दे रही है, टीएमसी इस भीड़ को समर्थन दे रही है और एनसीपी इस भीड़ को समर्थन दे रही है। ये वो पार्टियां हैं जिनको अब कोरोना का कोई डर और खौफ नहीं, लेकिन कुंभ से दिक्कत थी। सुनिए जरा, इसीलिए बीजेपी ने बताया कि दरअसल ये टूल किट का हिस्सा है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है
ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही। तो आपने देखा संबित पात्रा खुद उस टूल किट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं अब आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, और एक्सपोज करने जा रहा हूं हुआ क्या। कुंभ पर जो लोग निशाना साध रहे हैं उनके लिए ग्राफिक्स से जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मेरे एक तरफ ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं उत्तराखंड में, अगर ये एल बैंड हटाएं, उत्तराखंड में 3 लाख केस आए, उत्तराखंड में 3 लाख केस आए हैं। उत्तराखंड जहां कुंभ हुआ था, 3 लाख से ज्यादा केस आए हैं उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में 56 लाख केस, कुंभ नहीं हुआ था। कर्नाटक में 24 लाख केस, कुंभ नहीं हुआ था। केरल में 23 लाख केस, यहां भी कुंभ नहीं हुआ था। कर्नाटक में 24 लाख से ज्यादा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस ग्राफिक्स के जरिए कि यहां कुंभ नहीं हुआ था, वहां भी केसेस ज्यादा हैं, और जहां कुंभ हुआ था वहां केसेस 3 लाख से ज्यादा है। अब आप समझिए जो लोग कुंभ पर टारगेट कर रहे हैं वो क्यों टारगेट कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं किसान आंदोलन जहां जहां हुआ, किसान आंदोलन जहां जहां हुआ उसको देख लीजिए जरा। यानी कहा जा रहा था कुंभ सुपर स्प्रेडर है, लेकिन जहां कुंभ हुआ वहां केस सबसे कम है, और जहां किसान आंदोलन हुआ उससे लगती हुई सीमाओं को देख लीजिए। दिल्ली की सरहद पर किसान सबसे नजदीक, 14 लाख से ज्यादा केस। उत्तराखंड में कितने थे? 3 लाख। उत्तर प्रदेश जहां किसान बॉर्डर पर मौजूद है, 16 लाख से ज्यादा केस, किसान क्योंकि इन्हीं सरहदों पर थे। इसके अलावा हरियाणा की तस्वीर देखिए, 7 लाख से ज्यादा केस। क्यों? क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पर यहीं सोनीपत पानीपत से किसान आकर वापस लौट रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, पंजाब की मैं आपको दिखा रहा हूं, रुक जाइए, पंजाब की मैं दिखा रहा हूं। पंजाब में 5 लाख से ज्यादा केस, उत्तराखंड में कितने? 3 लाख से ज्यादा। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि सुपर स्प्रेडर कौन है। सुपर स्प्रेडर किसानों का आंदोलन है जहां लाखों के केसेस निकलकर सामने आए हैं, या सुपर स्प्रेडर कुंभ है जहां सिर्फ 3 लाख केस हैं उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा केस है। अब आपको तय करना है कि आखिर सुपर स्प्रेडर है कौन, आखिर कोरोना फैला किससे। इस ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर साफ हो जाती है। आइए अब आपको दिखाते हैं। आज ये भारत की बात है में अगली बड़ी खबर है रामदेव बनाम डॉक्टर्स। जी हां, रामदेव जो कि योग गुरु हैं और डॉक्टर्स के बीच कैसे जंग हो गई, यानी आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की जंग कैसे छिड़ गई है। योग गुरु रामदेव ने ऐसा क्या कहा जो ये जंग छिड़ गई। सबसे पहले आपको योग गुरु का वो बयान सुनवाते हैं, सुनिए जरा रामदेव ने क्या कहा, जिसके बाद हल्ला और हंगामा हो गया और डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सुनिए जरा। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। रामदेव की इस बयान के बाद
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़क गया। आईएमए ने रामदेव के बयान पर नाराजगी जताई है। रामदेव अपनी दवा बेचने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव पर एलोपैथी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया। एसोसिएशन ने रामदेव को एक लीगल नोटिस भी भेजा है। आईएमए ने रामदेव पर मुकदमा चलाने की भी मांग की है। रामदेव के बयान से एक बड़ी आबादी में गलत संदेश गया है, यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या लिखा? स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी रामदेव के इस बयान के बाद। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या लिखा, जल्दी से मैं अगर दिखाऊं। हर्षवर्धन लिख रहे हैं, एलोपैथी और डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी से देशवासी आहत हैं। इसको जल्दी से आगे बढ़ाएं। आगे वो लिख रहे हैं, डॉक्टर मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपने बयान से कोरोना योद्धाओं का निरादर किया है और देशवासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है, यह स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा। आप अपना बयान वापस लें। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद रामदेव ने सफाई दी इस बयान पर। रामदेव क्या कह रहे हैं आइए अब आपको बताते हैं। रामदेव ने सफाई दी, पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फिर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद योग गुरु रामदेव की तरफ से भी जवाब दिया गया। रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने आईएमए के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान दिया है। पतंजलि के बयान के मुताबिक रामदेव डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वालों के लिए रामदेव के मन में गलत मंशा नहीं है। जो भी आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो गलत और निराधार हैं। बाबा रामदेव सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे, यह कहा गया पतंजलि की तरफ से। आइए, रामदेव ने इसके बाद सवाल दागे। रामदेव ने एक के बाद एक एलोपैथी पर सवाल दागे। आइए आपको दिखाते हैं रामदेव ने क्या सवाल दागा है एलोपैथी पर। रामदेव ने जो सवाल दागा है वो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं। रामदेव सीधा रामदेव पूछ रहे हैं, एलोपैथी आयुर्वेद का झगड़ा खत्म करने की दवा बताएं। यानी सीधे पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी दवा क्या है, कि आयुर्वेद और एलोपैथी की दवा क्या है जिस झगड़ा खत्म हो जाए। हमारे साथ रवि मलिक जुड़ रहे हैं। रवि मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि मलिक साहब, अगर आप जवाब दे पाए कि आखिर झगड़ा क्या है। रवि मलिक साहब, एलोपैथी और आयुर्वेद का झगड़ा कब खत्म होगा? डेफिनेटली इसकी कोई दवा तो नहीं आती कि इनके अंदर अगर कोई वाद विवाद है तो वो वाद विवाद को अलग करें। लेकिन मैं एज पूर्व आईएमए का पदाधिकारी या एलोपैथी का प्रैक्टिशनर होते हुए व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि हमें जो है ये परस्पर रिस्पेक्ट एक दूसरे की पैथीज पे होनी चाहिए। किसी तरह का हमारे को विवादित बयान नहीं देना चाहिए जिसमें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, वो डिमोरलाइज। इस तरह के शब्द ना केवल बचकाने हैं, डॉक्टर रटर जैसे शब्द जो हैं, ये हमारे को लगता है कि शोभा नहीं देते। मेरी विनम्र विनती है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के विवादित बयान देता है वो ना दे। और आइए अब आपको जी आइए अब आपको आपके पास आएंगे सर। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला सवाल रामदेव का क्या था। रामदेव का अगला सवाल क्या है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। रामदेव ने जो एक के बाद एक लगातार सवाल दाग दिए वो आप देख रहे हैं। बीपी के इलाज का स्थायी समाधान क्या है? बीपी के इलाज का स्थायी समाधान क्या है ये पूछ रहे हैं रामदेव। डॉक्टर अनिल गोयल इसका जवाब बता रहे हैं, बताइए जरा। हाइपरटेंशन का इलाज है उनका पहला सवाल यही है। तो मुझे लगता है जिस भी उन्होंने खुद नहीं, क्योंकि तो खुद 8वीं पास है, उन्होंने उनके जो भी डॉक्टर होगा, कोई एलोपैथ होगा, उसने जो सवाल किया उसको भी बेसिक नॉलेज नहीं है। हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम लोग ये भी कहते हैं कि भी खाना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, एक्सरसाइज करो, ये तो हम सब वो बोल ही रहे हैं। तो ये जो लाला रामदेव कह रहे हैं इसमें उनको लगता है ये सवाल उन्होंने ठीक तरह तैयार नहीं कराया। तो रामदेव ने ऐसे ही एक के बाद एक 25 सवाल दागे हैं डॉक्टरों के लिए। 2 सवालों के जवाब डॉक्टर्स ने दिए, वो आपको सुनवाए। तो रामदेव और डॉक्टरों की जंग कैसे और कब खत्म होगी, उम्मीद करेंगे अब ये जंग शांत होगी, क्योंकि पूरे देश को कोरोना से फिलहाल जंग लड़नी है और कोरोना को हराना है और मिलकर ही ये संभव है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।